सुप्रभात बच्चों। आज हम आप पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 8 जिसका शीर्षक है समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द निर्माण की तीसरी विधा है। पहली विधा संधि, दूसरी उपसर्ग प्रत्यय और तीसरी समास। शब्दों के निर्माण में इन तीनों विधाओं का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास द्वारा किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम, दूसरा आस। सम का अर्थ होता है समीप, आस का अर्थ होता है रखना या बैठना। तो समास का अर्थ है समीप रखना। तो यहाँ शब्दों को समीप रखा जाता है और एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की परिभाषा। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटे से छोटे रूप में व्यक्त करना। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कमल के समान चरण, इसमें 4 पद है, कमल के समान चरण। और जब इन चारों पदों का जोड़कर केवल एक शब्द बना दिया गया, चरण कमल, तो यह चरण कमल बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाए। और इसके अर्थ में भी कोई अंतर उत्पन्न नहीं। चरण कमल का भी अर्थ होता है कमल के समान चरण, और यहाँ कमल के समान चरण स्वयं। उसी प्रकार रसोई के लिए घर, इसको संक्षेपीकरण करके रसोई घर शब्द बना दिया गया। यही प्रक्रिया समास कहलाई। ध्यान रखिए, समास प्रक्रिया शब्द रचना की वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया में भाग लेने वाले दोनों पदों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। समास प्रक्रिया द्वारा बना हुआ नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जब हम समास की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे रसोई घर और रसोई के लिए घर। पहले रसोई के लिए घर कहा जाता था, फिर बाद में आवश्यकता हुई इस बड़े वाक्य को छोटे में संचित करने के लिए तो समास का प्रयोग किया गया। तो समास का प्रयोग करके रसोई के लिए घर के स्थान पर केवल रसोई घर एक नए शब्द का निर्माण हुआ। तो जो नया शब्द निर्मित हुआ रसोई घर समास की प्रक्रिया द्वारा, वह समस्त पद कहलाया। समस्त पद अर्थात जुड़ा हुआ पद। और जो पुराना पद था, जो पहले प्रचलित था रसोई के लिए घर, वह समास विग्रह कहलाया। अर्थात जब हम किसी समस्त पद को उसके पूर्व रूप में व्यक्त कर देते हैं तब वह समास विग्रह कहलाता है। जब हम समस्त पद को उसके पूर्व रूप में व्यक्त कर देंगे तब वह समास विग्रह कहलाए। चरण कमल, यह एक समस्त पद है जिसका समास विग्रह होता है कमल के समान चरण। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होगा।
ये जो पहला पद है सामने का, पहले चरण का पद जो है इसे पूर्व पद कहेंगे, और जो बाद का पद है इसे उत्तर पद कहेंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले पद होगा उसे पूर्व पद, और जो बाद का पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। समस्त पद दो पदों से मिलकर बना है, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के भेद मुख्यतः 4 आधारों पर किए गए हैं। पहला, पूर्व पद गौण प्रधान तथा उत्तर पद प्रधान, अर्थात जिस समासिक शब्द का पूर्व पद अप्रधान होगा तथा उत्तर पद प्रधान होगा, और दूसरा, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों अप्रधान जबकि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तीसरा, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। चौथा, पूर्व पद कोई अव्यय शब्द होता है। 4 आधारों पर समास का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है पूर्व पद अप्रधान या गौण प्रधान तथा उत्तर पद प्रधान। इसके अंतर्गत 3 समास आते हैं। पहला, तत्पुरुष समास, इसका भी पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा, कर्मधारय समास, और तीसरा, द्विगु समास। इन तीनों की यही विशेषता है कि इनमें पूर्व पद अप्रधान तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। जैसा कि बताया गया है, तत्पुरुष समास के दोनों पद, पूर्व पद एवं उत्तर पद, परस्पर कारकीय संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। ये कारकीय संबंध हो सकते हैं कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक तथा अधिकरण कारक। जब समास का विग्रह किया जाता है तब इन कारकों के चिन्ह दोनों पदों के बीच में लगा दिए जाते हैं। इस तरह तत्पुरुष समास के पदों के बीच कौन सा कारकीय संबंध है, इस आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद किए गए हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। हमने पिछली कक्षाओं में कारक के विषय में पढ़ा है। कारक 8 होते हैं। हमको क्या करना है, सबसे ऊपर का कारक और सबसे नीचे का कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक, दोनों को हटा देना है। जो 6 प्रकार के कारक बचेंगे वही तत्पुरुष समास के कारक कहलाते हैं। उदाहरण, तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका। आप तत्पुरुष समास को कैसे पहचानें, उसका तरीका देखिए। ये 8 प्रकार के कारक हैं। इनमें पहला और अंतिम आपको हटा देना है। बाकी के जो बचेंगे 6 कारक, इतने ही प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, और इन्हीं कारक चिन्हों को लेकर तत्पुरुष समास का पहचाना जा सकता है। जैसे पहला प्रश्न यह पूछ सकता है, ग्रामगत में कौन सा समास है। पहला प्रश्न यह पूछ सकता है, ग्रामगत में कौन सा समास है। तो पहले ही आप पता है यह ग्रामगत समस्त पद है, क्योंकि छोटा पद है, जुड़ा हुआ पद है। तब हमको इसको पहचानना होगा इसमें कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। तो जैसा कि हमने जाना कि पूर्व पद पहले का पद होगा, इसलिए हमको इस समस्त पद में पहले एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका खंडन न किया जा सके। तो एक शब्द मिल रहा है ग्राम। ग्राम शब्द को हम तोड़ नहीं सकते। जब ग्राम शब्द को तोड़ नहीं सकते तो वह पूर्व पद कहलाएगा, और जो बचा हुआ गत है वह उत्तर पद या बाद का पद कहलाएगा। उसके बाद
हम जब इसका समास विग्रह कहते हैं तब इसमें इन दोनों के मध्य किसी न किसी कारक की विभक्ति आ जाती है। अगर यह तत्पुरुष समास होगा तो इसमें किसी न किसी कारक की विभक्ति आ जाएगी। जैसे ग्रामगत को हम समास विग्रह करें या पूर्व की भांति लिखें, जब यह समास से पहले था तो बोला जाएगा ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ पे कारक की एक विभक्ति आती है को। अब हमको देखना है को किस कारक की विभक्ति है। को कर्म कारक की विभक्ति है, इसलिए इसको कर्म तत्पुरुष समास कहा जाएगा। उसी प्रकार रेखांकित में हमको पहले पहचानना है पूर्व पद कौन है और उत्तर पद कौन सा है। तो इसमें पूर्व पद हम ऐसा शब्द चुनेंगे जिसका खंडन न किया जा सके। इसमें एक शब्द मिल रहा है रेखा, क्योंकि रेखा को हम तोड़कर नहीं लिख सकते। हम रे से कोई शब्द नहीं बना सकते और रेख भी कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए रेखा एक पूर्ण शब्द है। और उसके बाद जो बचा है अंकित, वह उत्तर पद है। रेखा पूर्व पद और अंकित उत्तर पद। अब हमको इसमें समास विग्रह करना है। तो रेखांकित को जब हम विस्तार रूप से बोलेंगे तो वो बोला जाता है रेखा से अंकित। रेखा से अंकित। अब पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में एक कारक का चिन्ह आ गया से। अब हमको देखना है यह किस कारक का चिन्ह है। से करण कारक का या अपादान कारक का चिन्ह हो सकता है। इन दोनों में आपको समस्या हो सकती है कि ये करण का है या अपादान का है। तो अपादान में हमेशा अलगाव का भाव होता है, जैसा कि लिखा है अलगाव का भाव होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो पेड़ और पत्तों के बीच में अलगाव होगा, यहाँ पे अपादान कारक होगा। बाकी अन्य जगहों पर करण कारक होगा। तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास होगा। माल गोदाम। अब इसमें पूर्व पद माल होगा और उत्तर पद गोदाम होगा। और पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य समास विग्रह के समय के एक कारक की विभक्ति आ गई। और के किस कारक की विभक्ति है? संबंध की। संबंध कारक की विभक्ति होने के कारण यह तत्पुरुष समास है और संबंध तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार कार्य मुक्त में देखें, कार्य पूर्व पद है, मुक्त उत्तर पद है, और जब इसका समास विग्रह या विस्तार किया जाता है तो से एक विभक्ति आती है। और से क्या है? कारण करण में भी है, अपादान में भी है, लेकिन यहाँ कार्य से मुक्त अर्थात कार्य से वह मुक्त हो गया, अलगाव हो गया उसका, तो यहाँ अपादान कारक है। इस कारण से यह तत्पुरुष समास तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी प्रकार जीवन साथी में जीवन पूर्व पद, साथी उत्तर पद, और जब इसका विस्तार करेंगे तो का कारक की विभक्ति है, का कारक की विभक्ति संबंध की है, तो यहाँ कारक की विभक्ति होने के कारण यह तत्पुरुष समास है और साथ ही साथ संबंध तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार दानवीर में दान पूर्व पद, वीर उत्तर पद, और विस्तार के समय में आ जाता है जो कि एक कारक है, अधिकरण कारक, इसलिए में आने के कारण यह तत्पुरुष समास है और अधिकरण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के समास विग्रह में इन 6 विभक्तियों में से किसी न किसी का आना आवश्यक है। यदि इन 6 विभक्तियों में से किसी भी विभक्ति तत्पुरुष समास के समास विग्रह में आती हैं तो आप तुरंत उसे तत्पुरुष समास मान सकते हैं। अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसके बारे में निम्नलिखित बातें आपको याद रखनी है। कर्मधारय समास का भी पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल तत्पुरुष समास की तरह। इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको आगे। वस्तुतः
उपमान भी विशेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का, अर्थात उपमेय विशेष्य भी होता है और उपमान विशेषण। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समास का विग्रह करते समय विशेषण के बाद है जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है, अर्थात जब इसका समास विग्रह करेंगे तो जो विशेषण होगा उसके बाद है जो पद लगाएंगे। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। उपमान उपमेय या उपमेय उपमान वाले कर्मधारय समासों का विग्रह उपमा अलंकार के रूप में किया जाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। उपमा उपमेय वाले कर्मधारक समासों के उदाहरण में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है और उपमेय भी। यदि उपमेय पहले आ जाता है तो दूसरा पद उपमान होगा। जैसे मृगलोचन, मृग के समान लोचन। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य क्योंकि समस्त पद में आपको दो पद मिलेंगे, पूर्व पद, उत्तर पद। अब आपको उसमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण। तो विशेष पहचानने का एक ही तरीका है, जिसके बारे में कोई बात की जा रही होगी वही विशेष होगा। जिस पद की विशेषता बताई जा रही होगी वही विशेष होगा और उस पद की जो विशेषता बताई जा रही होगी वह विशेषण होगा। इसी प्रकार जिस शब्द की उपमा दी जा रही होगी वह उपमेय होगा। हाँ, जिस शब्द के बारे में बात की जा रही हो वह उपमेय होगा और उसके बारे में जो बात की जा रही हो या उसकी जो तुलना की जा रही हो, जिससे उसकी तुलना की जा रही है वह उपमान होगा। जैसे एक समस्त पद है नीलकमल। यदि प्रश्न पूछे इसमें कौन सा समास है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद का पता लगाना है। तो हम इसमें पूर्व पद का पता लगाने के लिए शुरुआत से एक ऐसा शब्द चुनेंगे जिसका खंडन न किया जा सके, अर्थात मूल शब्द को चुनेंगे। तो एक नील शब्द मिल रहा है जिसका एक अर्थ भी होता है नीला रंग, और उसके बाद का जो पद बचेगा वो कमल बचेगा, वह भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार नील जो है पूर्व पद और कमल जो है उत्तर पद होगा। अब इसके बाद हम इसमें यह पता लगाएंगे कि क्या इसमें तत्पुरुष समास है। उसे पता लगाने के लिए हमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में 6 कारक जिनका हमने वर्णन किया उनकी विभक्तियां लगाएंगे। तो यदि हम का लगाते हैं, नील का कमल, सही नहीं बैठेगा। नील के कमल, सही नहीं बैठेगा। इसी प्रकार सारी विभक्तियां हम लगा दें तब भी वह सही प्रकार से अपने स्थान पर नहीं दी। तो यह तो ज्ञात हो गया कि यह तत्पुरुष समास नहीं है। अब हम यह जानेंगे कि क्या यह कर्मधारय समास है। तो इसे देखेंगे हम ध्यान से। नील कमल शब्द में बात किसके बारे में की जा रही है? नील कमल में बात कमल के बारे में की जा रही है, इसलिए कमल क्या है? विशेष है। जो विशेष होगा उसी के बारे में ना बात की जाएगी। तो यहाँ कमल विशेष हुआ और उसके बारे में उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। तो यह नीला उसका विशेषण हो जाएगा, अर्थात कमल विशेष और नीला विशेषण हो गया। जब विशेष्य और विशेषण का संबंध आ जाए तो वहीं आप समझ जाएंगे कि यह कर्मधारय समास है। और इसका समास विग्रह करने की एक विधि बताई गई है कि जो विशेषण है उसके बाद है जो लिख दीजिए और उसके बाद जो विशेष है वो लिख दीजिए। तो इस प्रकार नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह हो जाए। दूसरा पीतांबर। इसमें पीत अर्थात पीला पूर्व पद है, अंबर जो है उत्तर पद है।
पूर्व पद उत्तर पद है, इसमें कारक की विभक्तियां लगाने पे सही अर्थ नहीं आएगा, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं है। फिर हम देखेंगे इसमें क्या विशेष्य और विशेषण का संबंध है। तो इसमें बात किसके बारे में की जा रही है? अंबर के बारे में बात की जा रही है, अर्थात आसमान के बारे में बात की जा रही है या वस्त्र के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बात वस्त्र के बारे में की जा रही है। तो यहाँ पे अंबर जो है इसके बारे में बात की जा रही है, तो यह विशेष्य हुआ और इसकी जो विशेषता बताई जा रही है कि यह पीला है, यह पीला जो है विशेषण हुआ। विशेष्य और विशेषण का संबंध होने के कारण यह कर्मधारय समास हुआ। तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो विशेषण के बगल में है जो लिखकर विशेष्य लिख देंगे, तो यह समास विग्रह हो जाएगा पीला है जो अंबर। इसी प्रकार महात्मा में महा जो है पूर्व पद, आत्मा उत्तर पद या बाद का पद। इसमें बात आत्मा के बारे में की जा रही है और आत्मा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह महान है। तो यहाँ आत्मा विशेष्य और महा जो है विशेषण है। महाविशेषण विशेष विशेषण का संबंध होने के कारण यह कर्मधारय समास है। तो इसका समास विग्रह होगा, पहले हम लिखेंगे विशेषण क्या है, महान है, उसके बाद है जो लिखेंगे, फिर आत्मा, तो हो जाएगा महान है जो आत्मा। इसी प्रकार भला मानस, भला मानस में मानस की बात की जा रही है, तो यह विशेष्य होगा, जिसकी बात की जा रही है वह विशेष्य होगा और उसको क्या कहा जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह भला है, यह विशेषण होगा। विशेष्य विशेषण का संबंध होने के कारण यह कर्मधारय समास है। यहाँ इसका समास विग्रह होगा भला है जो मानस। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है जो कंठ। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। काली मिर्च में मिर्च की विशेषता बता रही है, मिर्च इसमें विशेष्य है और उसकी विशेषता काली विशेषण है। तो यहाँ काली विशेषण को लिखकर है जो लिखेंगे, फिर मिर्च लिखेंगे, तो यहाँ विग्रह हो जाएगा काली है जो मिर्च। तो यह था कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका। उपमेय उपमान का संबंध। कर्मधारय समास दो प्रकार से पहचाने जाते हैं या दो प्रकार से कर्मधारय समास के द्वारा शब्दों को निर्माण किया जाता है। दूसरा है उपमेय उपमान संबंध। इस संबंध में पूर्व पद के स्थान पर कभी उपमेय आता है तो कभी उपमान। इसमें पूर्व पद में कभी उपमान आएगा, कभी उत्तर पद में आएगा। इसको पहचानने का तरीका, समस्त पद है वचनामृत। पहले हमको इसमें पूर्व पद और उत्तर पद पहचानना है। पूर्व पद है इसमें वचन, क्योंकि पहले का पद है। अमृत इसमें उत्तर का पद है। अब हमको इसमें देखना है, इसमें बात किसके बारे में की जा रही है, कौन मुख्य है, किसकी उपमा दी जा रही है और किससे उसकी उपमा या तुलना की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है वचन के बारे में। वचन, वचन के बारे में बात की जा रही है। वचन कैसा है, अमृत के समान है, अर्थात वचन अमृत के समान है। तो यह वचन उपमेय हुआ और इसकी तुलना अमृत से हो रही है, तो यह उपमान हुआ। उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास तो हुआ। अब इसका विग्रह करते समय हमें अमृत रूपी वचन लिखना होगा। दोनों के मध्य रूपी या के समान लिखकर इसका समास विग्रह किया जा सकता है। दूसरा है कर कमल। कर का अर्थ होता है हाथ। इसमें कर पूर्व पद, कमल उत्तर पद है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसकी तुलना की जा रही है और किससे तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है हमें उसे पहचानना है और जिससे उसकी तुलना की जा रही है उसे पहचानना है। तो इसमें तुलना हो रही है कर की, अर्थात हाथ की तुलना हो रही है। तो जिसकी तुलना होती है वह उपमेय होता है और जिससे तुलना उसकी की जाती है, अर्थात कमल,
वह उपमान होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास हुआ और इसके समास विग्रह के समय कमल के समान हाथ या कर, कमल के समान कर, इसका समास विग्रह होगा। इसमें है जो नहीं लिखेंगे हम, के समान, क्योंकि तुलना कर रहा है। के समान या रूपी भी लिख सकते हैं कुछ कुछ पदों में। अब देखिए यहाँ घनश्याम। अब इस पद में देखिए, इसमें पूर्व पद है घन अर्थात बादल, उत्तर पद है श्याम। अब इसमें देखिए किसकी तुलना की जा रही है। यहाँ श्याम की उपमा दी जा रही है, अर्थात श्याम के बारे में बात की जा रही है। तो श्याम उपमेय हुआ और इसकी तुलना बादलों से की जा रही है, घन से की जा रही है। तो घन उपमान हुआ और इसका समास विग्रह हुआ घन के समान श्याम, अर्थात बादलों के समान श्याम। उसी प्रकार कमल नयन, इसमें पूर्व पद है कमल, उत्तर पद है नयन। इसमें बात की जा रही है नयन के बारे में, इसलिए यह उपमेय हुआ और इसकी तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए यह उपमान हुआ कमल। इस प्रकार यह कर्मधारय समास हुआ क्योंकि उपमेय उपमान का संबंध है और इसका समास विग्रह हुआ कमल के समान नयन। द्विगु समास। द्विगु समास इन सभी समासों में सबसे आसान है। द्विगु समास में भी पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद किसी समूह या समुच्चय का बोध कराता है। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द अवश्य लिखें। ध्यान रखिए, यदि विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द नहीं जोड़ते तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी वह कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाए। ऐसे त्रिभुवन, त्रिभुवन एक समस्त पद है अर्थात जुड़ा हुआ पद। इसमें पूर्व पद है त्रि अर्थात तीन और उत्तर पद है भुज, त्रिभुज। पूर्व पद त्रि और उत्तर पद भुज। इसको पहचानने का मुख्य तरीका यह है कि कर्मधारय समास वह समास होगा जिसमें पूर्व पद किसी संख्या का बोध करा रहा हो। तो इसमें जो पूर्व पद है वह त्रि है अर्थात तीन संख्या का बोध करा रहा है, अर्थात यह द्विगु समास है। इसका समास विग्रह करते समय हमें लिखना होगा तीन भुजाओं का समाहार। यह लिखना आवश्यक है, भुज मतलब भुजा होता है, का समाहार लिखेंगे तभी यह द्विगु समास कहलाएगा, नहीं तो यह कर्मधारय समास कहला सकता है। यदि हम इस प्रकार से इसका समास विग्रह करें, तीन भुजाएं हैं जो, वह कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे पंचतंत्र, इसमें पंच पूर्व पद है, तंत्र उत्तर पद है। तो जब पूर्व पद किसी संख्या का बोध कराए तो वह कर्मधारय समास होता है। तो पंच एक पांच संख्या का अर्थ है, पंच का अर्थ होता है पांच, तो संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास होगा। इसका समास विग्रह करते समय हमें यह ध्यान देना है कि इसमें समाहार लिखना आवश्यक है या समूह लिखना आवश्यक है, पांच तंत्रों का समूह। उसी प्रकार अष्ट सिद्धि में भी पूर्व पद अष्ट है अर्थात आठ है, यह भी द्विगु समास होगा। पंजाब में पांच अम्बों का समूह, पांच सप्त सिंधु में सात पूर्व पद है, सात संख्यावाची है। चतुर्भुज में चतुर जो है वह भी चार जिसका अर्थ होता है, वह भी द्विगु समास का उदाहरण है। इस प्रकार द्विगु समास को पहचानना काफी आसान है।
जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा और जिसके विग्रह में समाहार या समूह का वर्णन होगा वह द्विगु समास कहलाए। चौथा है बहुव्रीहि समास। यह दूसरे प्रकार का समास है जिसका पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौण होता है, यानी दोनों का प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद जो है प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है, अर्थात इसमें दोनों पद मिलते हैं और किसी तीसरे पद के बारे में इनका संदेश होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ शब्द नील तथा कंठ इन दो पदों से मिलकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह नीले रंग का कंठ किया जाए तो विशेषण तथा विशेष होने के कारण कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए नीला है कंठ जिसका अर्थात यहाँ शिव होगा तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे षडानन। षडानन एक समस्त पद है जिसका पूर्व पद षड है अर्थात छह है, षड का अर्थ होता है छह, और आनन उत्तर पद है। आनन का अर्थ होता है मुख। एक प्रकार से हमने पढ़ा कि पूर्व पद यदि संख्यावाची होगा तो वह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, लेकिन यदि हम इसका समास विग्रह इस प्रकार से करें कि षड है आनन जिसके, तब यह द्विगु समास नहीं होगा। यदि हम इसका विग्रह इस प्रकार से करें कि षड आननों का समूह, षड आनन का समूह, यदि इस प्रकार से इसका समास विग्रह करें तब यह द्विगु समास होगा, क्योंकि इसके समास विग्रह में समाहार या समूह आता है। और यदि इसका समास विग्रह हम इस प्रकार से करें कि षड है आनन जिसके, अर्थात छह मुख वाले कार्तिकेय कहे जाते हैं, अर्थात यह समस्त पद किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, इसका समास विग्रह होगा चक्र धारण किया है जिसने। बहुव्रीहि समास की यही विशेषता है कि यह किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो यहाँ देखिए चक्र धारण केवल एक ही व्यक्ति ने किया था, वह थे श्री विष्णु जी। गजानन, गजानन का समास विग्रह होगा गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गज के समान मुख है जिसका। तो गज के समान मुख था श्री गणेश जी का, वह केवल एक व्यक्ति थे संसार में, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो, बादल के समान काले हैं जो। लेकिन घनश्याम हमने कर्मधारय समास में भी पढ़ा, लेकिन उसमें घनश्याम का समास विग्रह था घन रूपी श्याम, और यहाँ समास विग्रह है घन के समान श्याम है जो, घन के समान काले हैं जो, अर्थात किसी एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है, इसलिए यहाँ श्री कृष्ण होंगे और श्री कृष्ण एक व्यक्ति थे, यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। अब तीसरे प्रकार का समास पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौण नहीं होता। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयवों के स्थान पर और तथा या आदि को हटाकर और उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे चाय या काफी के स्थान पर चाय योजक चिन्ह काफी।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहला यह, पूर्व पद और उत्तर पद में कोई समानता नहीं, दोनों के मध्य द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी एक तरह से। जैसे माता पिता, माता अलग विचारों की, पिता अलग विचारों का, दोनों में काफी अलगाव है। नदी नाले दोनों अलग अलग शब्द हैं। बाप दादा दोनों अलग अलग शब्द हैं। छोटा बड़ा दोनों अलग अलग एकदम विपरीत हैं। पाप पुण्य दोनों विपरीत हैं। तो एक पहचानने का इसको तरीका है कि इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। और दूसरा पहचानने का इसका तरीका है कि इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। यदि समस्त पद देकर आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें समस्त पद में कई दशाओं में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसका समास विग्रह करते समय हमें इस योजक चिन्ह के स्थान पर और, तथा या फिर या शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे माता योजक चिन्ह पिता, इसमें समास विग्रह होगा माता और पिता। नदी नाले, नदी और नाले। बाप दादा, बाप या दादा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। पाप पुण्य, पाप तथा पुण्य। इसी प्रकार अन्न जल, अन्न जल में यदि पूछे कौन सा समास है, तो आपको देखना है यदि इन दोनों पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य में योजक चिन्ह है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में कोई समानता नहीं है, तो यह द्वंद्व समास होगा। और इसका समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और, तथा या का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व पद कोई अव्यय शब्द, अव्यय भाव समास, अव्यय का भाव देने वाला समास। यह समास का छठवां उदाहरण है। इसमें जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है, उस समास को अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, पद यथा और समय के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा एक अव्यय है और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। अर्थात अव्यय भाव समास वह समास होगा जिसका पूर्व पद अव्यय होगा। कुछ अव्यय यहाँ दिए हुए हैं, यथा, भर, आ, बे, निस, निर, प्रति, हर, प्रतिभा, ये सारे अव्यय कहे जाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिनका कुछ भी व्यय न हो। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक शब्द है यथाशक्ति, समस्त पद है यथाशक्ति। इसमें हमको पहले पूर्व पद का पता लगाना है। पूर्व पद क्या है? पूर्व पद इसमें यथा है, क्योंकि जब हम यथा को अलग करते हैं तो शक्ति बचता है। शक्ति भी जो है एक मूल शब्द है और यथा भी एक अव्यय है। तो इसके पूर्व पद अव्यय होने के कारण यह अव्यय भाव समास हुआ। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार भर, पूर्व में पूर्व पद भर है, उत्तर पद पूर्व है। पूर्व पद भर होने के कारण, अव्यय होने के कारण यह अव्यय भाव समास हुआ। उसका समास विग्रह पूरा भरा हुआ हुआ। आमरण में उत्तर पद मरण है, एक मूल शब्द, और पूर्व पद आ है जो कि एक अव्यय है। अव्यय होने के कारण यह अव्यय भाव समास हुआ और इसका विग्रह हुआ मरण तक। उसी प्रकार बेमिसाल में मिसाल एक मूल शब्द है, बे उसमें एक अव्यय लगा है जो कि पूर्व पद है, इस कारण यह अव्यय भाव समास हुआ। इसी प्रकार प्रतिदिन, हर घड़ी, प्रत्येक, बाद, इन सभी के समस्त पदों के पूर्व पद में अव्यय लगा है
इस कारण से यह अव्ययीभाव समास होगा। तो ये था समास तथा समास के भेद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अभ्यास करेंगे तभी यह ठीक से आपको समझ में आएगा। अभ्यास पुस्तिका में कई प्रश्न दिए गए हैं, उनका आप स्वयं से अभ्यास करें।